एग्जाम प्लस चैनल के सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है शब्द विचार और शब्दों का वर्गीकरण, जो कि भाषा विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, तो चलिए इसे बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो किसी भी भाषा की शुरुआत ध्वनियों से होती है। जी, ध्वनियां ही मूल हैं। जब कुछ सार्थक ध्वनियां या वर्ण एक साथ मिलते हैं तो एक शब्द बनता है, लेकिन बात सिर्फ वर्णों को मिलाने की नहीं है। हाँ, उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। एकदम सही। उस सार्थक पहलू की अहमियत सबसे ज्यादा है। एक शब्द तभी शब्द कहलाने के लायक है जब उसका कोई स्पष्ट अर्थ हो, कोई वजूद हो। जी। अगर हम ऐसे ही कुछ वर्णों को मिला दें जिनका कोई मतलब ही ना निकले तो वो केवल शोर है, शब्द नहीं। यहाँ भाषा विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द ही है। शब्द वो पहली सीढ़ी है जहां से अर्थ की शुरुआत होती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इंसान सिर्फ अलग अलग शब्दों में सोचता है? नहीं। उसे अपनी बात पूरी करने के लिए वाक्यों की जरूरत होती है। हाँ, अपनी भावनाओं, विचारों और किसी भी पूरी बात को व्यक्त करने के लिए वाक्य चाहिए। इसलिए भावार्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य बन जाती है। मतलब भावार्थ या पूरी भावना को प्रकट करने वाली इकाई। जी, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि शब्द एक एक ईंट की तरह है और वाक्य वो पूरी इमारत है। बिल्कुल, वह इमारत जो उन ईंटों को एक खास तरीके से जोड़कर खड़ी की जाती है। ईंटों के बिना इमारत नहीं बन सकती। और बिना सही ढांचे के ईंटों का ढेर कोई घर नहीं कहलाता। सही कहा। ये ईंटों और इमारत वाला उदाहरण पूरी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देता है। इस बुनियादी अंतर को दिमाग में रखने से आगे की जानकारी को समझना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये बुनियाद पक्की होनी जरूरी है। अब अगर हम इन ईंटों यानी शब्दों को करीब से देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो क्या? ये सभी शब्द एक ही जगह से नहीं आए हैं और न ही ये एक ही सांचे में ढले हैं। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ये वर्गीकरण बहुत ही वैज्ञानिक है। जी, तो चलिए सबसे पहली और सबसे प्राचीन श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द भाषा की आत्मा की तरह हैं। बिल्कुल। अगर हम शब्द को तोड़ें, तत् और सम, तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है उसके समान। ये परिभाषा अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। तत्सम शब्द वे मूल शब्द हैं जो प्राचीन संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, बिना किसी मिलावट के। ये वे शब्द हैं जो समय के थपेड़ों के बाद भी अडिग रहे। जैसे वे हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा बोले जाते थे, वैसे ही आज भी हम उन्हें बोलते हैं। इसके कई सुंदर उदाहरण हैं, जैसे अग्नि, चंद्र, अमृत, नासिका, सूर्य, जल। बिल्कुल, ये सब आज भी हमारी औपचारिक बातचीत और साहित्य का एक बड़ा हिस्सा हैं। इन शब्दों का उच्चारण करते ही भाषा में एक खास तरह की गंभीरता महसूस होती है। एक वजन और एक प्राचीन सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस होता है। सही बात है। लेकिन एक बात जो मन में आती है वो ये है कि इन तत्सम शब्दों को पहचाना कैसे जाए? यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। मैंने स्रोत सामग्री में इसके बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प नियम देखे। ये महज संयोग नहीं है कि कुछ शब्द हमेशा तत्सम ही होते हैं। जी, इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक संरचना काम करती है। उदाहरण के लिए जिन शब्दों में संयुक्ताक्षर आते हैं, जैसे श, त्र, य या श्र, वे लगभग हमेशा तत्सम होते हैं। ये बहुत ही सटीक पहचान है। इसके अलावा जहां री की मात्रा आती है, जैसे श्रृंगार, वृक्ष या कृपा, वे शब्द भी विशुद्ध रूप से संस्कृत के ही होते हैं। इन नियमों से किसी भी जटिल शब्द को आसानी से पहचाना जा सकता है। इन नियमों पर गौर करने से हम सीधे प्राचीन भारत की ध्वनि व्यवस्था को समझ सकते हैं। प्राचीन काल में इसका बहुत महत्व था। जी, विशेषकर गुरुकुल परंपरा में संस्कृत के उच्चारण में इन विशिष्ट ध्वनियों का बहुत अधिक महत्व था। यहीं से हमारी दूसरी श्रेणी का जन्म होता है, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। जी, तद और भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से तो आए हैं, लेकिन समय के साथ उनका रूप पूरी तरह बदल गया है। तो ये बदलाव हुआ क्यों? इस बदलाव के पीछे कोई साजिश नहीं थी, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। अच्छा। भाषा विज्ञान में इसे मुख सुख या उच्चारण की सुविधा का सिद्धांत कहा जाता है।
मुख सुख यानी बोलने में आसानी। बिल्कुल। इंसान की जीभ हमेशा आसान रास्ता खोजती है। ये तो मानवीय स्वभाव है। रोजमर्रा की भागदौड़ में, खेतों में काम करते समय या बाजार में सामान बेचते समय कोई भी व्यक्ति भारी भरकम शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहता। जैसे अग्नि का उच्चारण। हाँ, अग्नि बोलते समय मुंह के अंदर थोड़ा अधिक प्रयास लगता है, बीच में एक ठहराव आता है। तो लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसे सरल करके आग कर दिया। एकदम सही। आग बहुत आसानी से मुंह से फिसल जाता है। ये विकास की प्रक्रिया वाकई बहुत तार्किक लगती है। संस्कृत का चंद्र समय के साथ बदलकर चांद बन गया। अमृत घिसते घिसते अम्लीय हो गया। नासिका बदलकर नाक हो गई। और इसी तरह संस्कृत का यौव शब्द आम बोलचाल में जौ बन गया। ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। इसमें कई पीढ़ियां और सैकड़ों साल लगे होंगे। कि जैसे तत्सम शब्दों को पहचानने के कड़े नियम थे, वैसे ही इन तद्भव शब्दों को पहचानने के भी बहुत ही दिलचस्प और अचूक तरीके हैं। जी, नियमों की बात करें तो तद्भव के नियम बहुत स्पष्ट हैं। जहां भी किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आता है, ये मान लेना चाहिए कि वो शब्द हमेशा तद्भव होता है। हाँ, वो कभी तत्सम नहीं हो सकता। ये एक ऐसा नियम है जो शायद कभी गलत नहीं होता। इसी तरह जिन शब्दों में र और ढ का प्रयोग होता है, वे भी कभी तत्सम नहीं होते। वे या तो तद्भव होंगे या फिर हमारी तीसरी श्रेणी देशज शब्द होंगे। इस ध्वन्यात्मक बदलाव के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके पीछे भी एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कारण है। र और ढ जैसी ध्वनियां मूल वैदिक संस्कृत में उस रूप में मौजूद ही नहीं थी जिस रूप में आज हम उन्हें बोलते हैं। अच्छा, तो ये बाद में विकसित हुई? जी, इनका विकास बहुत बाद में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के दौर में हुआ। तभी इसलिए जैसे ही किसी शब्द में चंद्रबिंदु या ये नई ध्वनियां दिखती हैं, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि ये शब्द संस्कृत के कड़े अनुशासन को पीछे छोड़कर आम जनता की बोलचाल और क्षेत्रीय प्रभावों से ढल कर आया है। आम जनता के बोलचाल की बात आते ही हमारी तीसरी श्रेणी यानी देशज शब्दों की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। देशज शब्द तो भाषा की असली रौनक है। सच कहूं तो देशज शब्द मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आकर्षित करते हैं। ये वे शब्द हैं जो न तो संस्कृत से आए हैं और ना ही उनका कोई विदेशी कनेक्शन है। तो फिर ये पैदा कहाँ से हुए? यही तो बात है। ये पूरी तरह से हमारी स्थानीय बोलियों, क्षेत्रीय प्रभावों और लोगों के तत्कालीन जरूरतों से पैदा हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बड़े-बड़े भाषाविदों को भी इनके मूल स्रोत का कोई पक्का पता नहीं होता। देशज शब्द किसी भी भाषा की मिट्टी की असली महक होते हैं। बिल्कुल। जब लोगों को अपने आसपास की दुनिया, अपनी रोजमर्रा की उलझनों, अपनी भावनाओं या किसी खास आवाज को व्यक्त करने के लिए पारंपरिक व्याकरण में कोई शब्द नहीं मिलता, तो वे खुद एक नया शब्द गढ़ लेते हैं। जी, इन शब्दों में अक्सर एक बहुत ही मजबूत ध्वन्यात्मक गुण होता है। मतलब उस चीज की आवाज या उस घटना के प्रभाव को इस शब्द का रूप दे दिया जाता है। हाँ, ये भाषा का वो रूप है जो व्याकरण के कड़े नियमों से नहीं, बल्कि लोगों की सामूहिक रचनात्मकता से चलता है। इसके उदाहरण इतने जीवंत हैं कि उन्हें सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैसे एक शब्द है ऊटपटांग। हाँ, ऊटपटांग। जब कोई व्यक्ति बिना सिर पैर की बात करता है या अजीब व्यवहार करता है, तो उसे समझाने के लिए ऊटपटांग से बेहतर कोई शब्द हो ही नहीं सकता। उसे बोलते ही एक बेतरतीब और हास्यास्पद भावना पैदा होती है। बिल्कुल। इसके अलावा खिड़की एक शुद्ध देशी शब्द है जो किसी भी पुरानी भाषा से नहीं आया है। लोटा और डिब्बा जैसे शब्द तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी पीतल या टिन के बर्तन के जमीन पर गिरने की आवाज से ही बन गए हों। हाँ, एकदम ध्वन्यात्मक। अब बात करते हैं चौथे वर्ग की, विदेशी शब्द। इस श्रेणी को समझना भारतीय इतिहास को समझने के बराबर है। ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या कोई भी भाषा पूरी तरह से शुद्ध या अछूती रह सकती है? इतिहास का गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ हो जाता है कि ऐसा संभव नहीं है। भारत सदियों तक व्यापार, विदेशी आक्रमणों और सत्ता के परिवर्तनों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ मुगल आए, तुर्क आए, पुर्तगाली आए और फिर अंग्रेज आए। और यहाँ सिर्फ अपना लाज-काज, हथियार या सामान नहीं लाए, बल्कि अपनी भाषा भी अपने साथ लाए। और समय के साथ उनके शब्द हमारी भाषा में इतने गहरे उतर गए कि आज ये पहचानना भी मुश्किल होता है कि ये शब्द बाहर से आए हैं। आज हम इन्हें विशुद्ध हिंदी मानकर ही बोलते हैं। ये बात एकदम सच है। कुछ उदाहरण तो इतने चौंकाने वाले हैं कि उन पर आसानी से यकीन ही नहीं होता। जैसे अंग्रेजी के शब्द। चलिए, सबसे परिचित भाषा अंग्रेजी से ही शुरू करते हैं। स्कूल, पेन, बस, डॉक्टर, अस्पताल, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं जो पूरी तरह से भारतीय हो चुके हैं।
अस्पताल तो अंग्रेजी के हॉस्पिटल शब्द का ही एक रूप है, जिसे भारत के लोगों ने अपनी जुबान के हिसाब से थोड़ा बदल लिया। ये भाषाई अनुकूलन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी। इसी तरह अरबी और फारसी का प्रभाव तो हमारे प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर इतना गहरा है कि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। बिल्कुल। किताब, अखबार, कागज, कानून, आदमी। जरा कल्पना कीजिए, आदमी और किताब के बिना हम आज हिंदी में कैसे बात करेंगे? बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सभी विदेशी शब्द हैं। इसी तरह तुर्की भाषा ने हमें कैंची, कुली और तोप जैसे शब्द दिए हैं। यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से शब्द किस भाषा से आए और क्यों आए। ये बहुत दिलचस्प है। अरबी फारसी के शब्द ज्यादातर अदालत, प्रशासन और शिक्षा से जुड़े हैं, जैसे कानून, कागज, अखबार। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगलों और उससे पहले के सुल्तानों के समय में राजकाज और अदालतों की भाषा फारसी हुआ करती थी। सत्ता की भाषा हमेशा आम जनता तक छनकर पहुंचती है। वहीं अगर हम तुर्की शब्दों की बात करें तो तोप एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, बाबर वाली बात। जी, जब बाबर भारत में तोप लेकर आया तो यहाँ के लोगों ने पहली बार वो खतरनाक हथियार देखा। उसके लिए भारत में कोई स्थानीय शब्द था ही नहीं, तो तुर्की का तोप शब्द ही अपना लिया गया। ये इतिहास का कितना दिलचस्प पहलू है कि कैसे युद्ध और व्यापार ने हमारी शब्दावली को बढ़ाया। बिल्कुल। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी पुर्तगाली शब्दों पर होती है। पुर्तगाली शब्द बहुत मजेदार हैं। गमला, अलमारी, बाल्टी। ये कल्पना करना भी अजीब लगता है कि सदियों पहले जब पुर्तगाली नाविक भारत आए होंगे तो वे अपने साथ एक खास तरह का बर्तन लाए होंगे जिसे वो बाल्डे कहते थे। और वही शब्द आज हमारी बाल्टी बन गया। सोचिए, हम रोज सुबह उठकर जिस बाल्टी से नहाते हैं वो पुर्तगालियों की देन है। यही तो किसी भी जीवित भाषा की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो किसी भी बाहरी चीज को अछूत मानकर दूर नहीं धकेलती। वो एक स्पंज की तरह काम करती है और हर उस चीज को सोख लेती है जो समाज के काम आती है। जब पुर्तगाली भारत में आए तो वो अपने साथ सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि नई तरह के जीवन शैली और कुछ नए पौधे भी लेकर आए। उन्होंने हमें गमेला दिया जो गमला बन गया, अलमारियों दिया जो अलमारी बन गया। इन विदेशी शब्दों के आने से हिंदी भाषा कमजोर नहीं हुई, बल्कि वो और ज्यादा समृद्ध, लचीली और व्यावहारिक बन गई। इस समृद्धि का सबसे बेहतरीन और सबसे अनोखा रूप हमें 5वीं और अंतिम श्रेणी में देखने को मिलता है, जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसे हम मिश्रित या हाइब्रिड शब्द भी कह सकते हैं। ये तो सच में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का ऐसा मिलन है जो भाषा के स्तर पर किसी चमत्कार जैसा लगता है। संकर शब्द तब बनते हैं जब दो बिल्कुल अलग-अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द गढ़ा जाता है। ये किसी भी समाज के भाषाई खुलेपन और विभिन्न संस्कृतियों के एकीकरण का सबसे मजबूत सबूत है। जब लोग दो संस्कृतियों के बीच जी रहे होते हैं तो वो अवचेतन रूप से दोनों भाषाओं के शब्दों को जोड़कर नई शब्दावली तैयार कर लेते हैं। ये दर्शाता है कि भाषाएं एक दूसरे से किस तरह संवाद करती हैं और कैसे एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। इसके उदाहरण भी बहुत ही आम लेकिन प्रभावशाली हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रेलगाड़ी। इसमें रेल पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी अपना हिंदी का शब्द है। दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन गया, रेलगाड़ी। इसी तरह टिकट घर, जिसमें टिकट अंग्रेजी है और घर हिंदी। एक और बहुत ही सुंदर शब्द है वर्षगांठ। हाँ, जिसमें वर्ष शुद्ध संस्कृत का तत्सम रूप है और गांठ हिंदी का तद्भव रूप है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे तकनीक और परंपरा आपस में मिलती हैं। लेकिन दो और संकर शब्द हैं जो भारतीय समाज की ऐतिहासिक और राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से उखाड़कर सामने रख देते हैं। वो कौन से? ये शब्द है लाठीचार्ज और अफसरशाही। वाकई, अगर हम इनका गहराई से सामाजिक विश्लेषण करें तो ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, ये पूरे एक युग का इतिहास बयान करते हैं। लाठीचार्ज, ये शब्द सुनते ही दिमाग में इतिहास की कई तस्वीरें उभर आती हैं। इसमें लाठी अपना शुद्ध हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का। और अफसरशाही में अफसर अंग्रेजी के ऑफिसर का बिगड़ा हुआ रूप है, जबकि शाही फारसी भाषा से आया है। अब जरा औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश राज के समय की कल्पना करें। विरोध कर रही जनता के सामने जो पुलिस खड़ी थी, उसके हाथ में जो हथियार था वो भारत का पारंपरिक हथियार लाठी था। लेकिन उस लाठी को चलाने का जो आदेश आता था वो ब्रिटिश हुक्मरानों की तरफ से आता था, चार्ज। इसलिए भारतीय जनता ने उस पूरी क्रूर व्यवस्था और उस ऐतिहासिक दर्द को दर्शाने के लिए इन दो अलग अलग दुनिया के शब्दों को मिला दिया और लाठीचार्ज शब्द पैदा हुआ। ये बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है।
इसी तरह अफसरशाही शब्द है। इसमें ब्रिटिश शासन का ऑफिसर और मुगलों के समय से चली आ रही शाही व्यवस्था, दोनों का अहंकार एक साथ जुड़ गया है। ये शब्द सत्ता और नौकरशाही के घमंड पर एक बहुत ही सटीक और तीखा भाषाई प्रहार है। ये नजरिया तो वाकई दिमाग के दरवाजे खोल देने वाला है। हमने शुरुआत से लेकर अब तक शब्दों की जो यात्रा देखी, अगर उसका एक त्वरित सार निकाला जाए तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की ये 5 श्रेणियां हमारी पूरी सभ्यता का नक्शा खींच देती हैं। सबसे पहले तत्सम, जो प्राचीन संस्कृत के शुद्ध रूप हैं, जैसे सूर्य, जल और हस्त। उसके बाद तद्भव, जो समय के साथ आसान हो गए। संस्कृत का सूर्य सूरज बन गया, जल पानी हो गया और हस्त हाथ में बदल गया। ये भाषा का वो रूप है जो आम आदमी के लिए सुलभ बना। फिर आए देशज शब्द, जो भारत के अलग अलग कोनों से, गांव, देहात और आम घरों से निकले। ऊट पटांग, थप्पड़, झोपड़ी और लोटा। इन शब्दों में हमारी अपनी स्थानीय संस्कृति की धड़कन है। और इसके बाद विदेशी शब्द, जिन्होंने बाहर से आकर हिंदी को अपना घर बना लिया, चाहे वो मुगलों के समय का कानून और कागज हो, या फिर अंग्रेजों के समय का स्कूल और अस्पताल, या पुर्तगालियों की बाल्टी और अलमारी। इन शब्दों ने हिंदी को एक वैश्विक और समावेशी भाषा बनाया। और अंत में संकर शब्द, रेलगाड़ी और लाठीचार्ज जैसे शब्द, जो इस बात का सबूत है कि जब 2 भाषाएं या 2 संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो एक नई और बेहद ताकतवर शब्दावली जन्म लेती है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भाषा कोई रुकी हुई झील नहीं है। ये एक लगातार बहती हुई नदी है। शब्दों की संरचना या बनावट। जब हम बनावट की बात करते हैं तो जाहिर है शुरुआत सबसे छोटी इकाई से होनी चाहिए, है ना? एकदम सही। बनावट के आधार पर हमारा पहला प्रकार है रूढ़ शब्द, जिन्हें हम अंग्रेजी में रूट वर्ड्स कहते हैं। अगर हम भाषा को भौतिक विज्ञान के चश्मे से देखें तो रूढ़ शब्द भाषा के परमाणु या एटम हैं। परमाणु मतलब इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता? बिल्कुल। ये वे बुनियादी शब्द हैं जिनमें अन्य किसी भी शब्द या अक्षर की कोई मिलावट नहीं होती। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ रखते हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो रूढ़ शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय जैसी कोई भी चीज नहीं जुड़ी होती। इनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि यदि इन्हें खंडित किया जाए, मतलब बीच से तोड़ दिया जाए, तो जो टुकड़े बचेंगे उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्या हमारे स्रोत में इसका कोई आसान सा उदाहरण है? हाँ, स्रोत में बहुत ही आम उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दिन, नल और कल। ये उदाहरण बहुत दिलचस्प है। अगर हम दिन शब्द को लें और उसे तोड़ दें, दी अलग कर दें और न अलग कर दें, अब दी का अपने आप में कोई मतलब नहीं है और न तो सिर्फ एक ध्वनि है। बिल्कुल। जब तक वे दोनों एक साथ नहीं आते तब तक दिन यानी 24 घंटे वाले समय का कोई बोध नहीं होता। हमारा दूसरा प्रकार सामने आता है, यौगिक शब्द, कंपाउंड वर्ड्स। अगर इसे एक गणितीय सूत्र में पिरोया जाए तो ये होगा एक सार्थक रूढ़ शब्द प्लस दूसरा सार्थक रूढ़ शब्द बराबर एक नया यौगिक शब्द। तो ये 2 ईंटों को सीमेंट से जोड़कर एक नई आकृति बनाने जैसा हो गया। लेकिन ये शब्द जुड़ते कैसे हैं? मतलब क्या हम किन्हीं भी 2 शब्दों को उठाकर एक साथ चिपका सकते हैं? नहीं, इसके पीछे भी एक पूरा विज्ञान काम करता है। व्याकरण में जुड़ने के कुछ तय तरीके हैं। अभी हमने जिन शब्दों का जिक्र किया था ना, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सब दरअसल वो सीमेंट है जो शब्दों को जोड़ते हैं। यौगिक शब्द इन्हीं विधियों से बनते हैं। अच्छा, तो ये वो ग्लू या सीमेंट है? हाँ। उदाहरण के लिए हमारे नोट्स में विद्यालय का जिक्र है। ये 2 अलग अलग सार्थक शब्दों का मिलन है। विद्या, जिसका अर्थ है ज्ञान, और आलय, जिसका अर्थ है घर या स्थान। ये बहुत ही तार्किक प्रणाली है। दोनों मूल शब्द अपना अपना अर्थ भी साथ लाते हैं और मिलकर एक नया बड़ा अर्थ भी बनाते हैं। विद्यालय सुनकर हमें ज्ञान और स्थान दोनों का एहसास होता है। ये भाषा को असीमित रूप से विस्तार करने की ताकत देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन इस गणित में एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। यौगिक शब्दों की इस श्रेणी में बहुव्रीहि समास से बने शब्दों को शामिल नहीं किया जाता। ये बहुव्रीहि समास क्या है? मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे यौगिक शब्दों की सीधी सादी दुनिया से बाहर क्यों रखा गया है। ये भाषा का असली प्लॉट ट्विस्ट लगता है मुझे। ये असल में बहुत मजेदार है। इस तीसरे प्रकार को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। इनकी बनावट बिल्कुल यौगिक शब्दों जैसी ही होती है,
मतलब ये भी दो अलग-अलग सार्थक शब्दों के जुड़ने से ही बनते हैं। तो फिर अंतर क्या है? अंतर इनके व्यवहार में है। यौगिक शब्दों में हमने देखा कि नया शब्द अपने मूल शब्दों के अर्थ से जुड़ा रहता है, लेकिन योग रूढ़ शब्द जुड़ने के बाद अपना सामान्य या शाब्दिक अर्थ पूरी तरह से त्याग देते हैं और किसी तीसरे ही विशेष अर्थ को धारण कर लेते हैं। यही बहुव्रीहि समास की भी परिभाषा है, जहां एक और एक मिलकर दो नहीं बल्कि कुछ और ही बन जाते हैं। ये तो बहुत ही रहस्यमय व्यवहार है। क्या इसका कोई सटीक उदाहरण है जिससे ये तीसरा अर्थ समझ में आ सके? श्रोता में इसके लिए लंबोदर का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लंबोदर दो शब्दों के मेल से बना है, लंबा और उदर यानी पेट। अगर हम यौगिक शब्दों वाले सीधे साधे गणित को यहाँ लागू करें तो इसका अर्थ होना चाहिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका पेट बड़ा या लंबा हो। बिल्कुल, शाब्दिक अर्थ तो यही निकलता है। लेकिन क्या हम असल जिंदगी में किसी भी बड़े पेट वाले इंसान को देखकर कहते हैं कि देखिए लंबोदर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहते। क्योंकि बड़े पेट वाला ये सामान्य अर्थ भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से पीछे छूट चुका है। ये शब्द केवल और केवल भगवान गणेश जी के लिए रूढ़ यानी फिक्स हो गया है। बनावट और संरचना की इस गहरी यात्रा के बाद अब अर्थ के आधार पर शब्दों के मायाजाल को समझते हैं। हम जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है और वो मतलब कैसे तय होता है, ये जानना भी उतना ही अहम है। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण थोड़ा अधिक सीधा है, लेकिन इसमें मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा पहलू छिपा है। स्रोत के अनुसार इसके दो मुख्य भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द या मीनिंगफुल वर्ड्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वे शब्द होंगे जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। एकदम सही। ये वो शब्द हैं जिनका एक निश्चित, स्पष्ट और सर्वमान्य अर्थ होता है। हमारी जो डिक्शनरी या शब्दकोश है वो इन्हीं शब्दों से भरी होती है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि भाषा में इनका स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। हाँ, स्रोत में घर, पुस्तक और भोजन जैसे उदाहरण दिए गए हैं। हम किसी भी वाक्य के बिना सिर्फ हवा में घर बोलें तो सुनने वाले के दिमाग में तुरंत चार दीवारों, एक छत और दरवाजे की छवि बन जाती है। उस शब्द को अपना अर्थ साबित करने के लिए किसी और शब्द की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। सार्थक शब्दों का विज्ञान तो पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन अब जो दूसरा प्रकार स्रोत में दिया गया है वो सच में बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। निरर्थक शब्द यानी मीनिंगलेस वर्ड्स। हाँ, ये बहुत ही खास होते हैं। लेकिन ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, उन्हें हम भाषा में जगह ही क्यों देते हैं? एक तार्किक प्रणाली में ऐसी चीजों का क्या काम? ये भाषा विज्ञान का वो हिस्सा है जहां इंसान का स्वभाव व्याकरण पर हावी हो जाता है। निरर्थक शब्द वे हैं जिनका अपना कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। आप इन्हें किसी भी शब्दकोश में नहीं खोज सकते। व्याकरण का एक बहुत ही कड़ा नियम यह है कि भाषा में इन निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग कभी नहीं हो सकता। यानी कोई भी व्यक्ति अचानक किसी से जाकर सिर्फ एक निरर्थक शब्द नहीं बोल सकता? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे आकर सिर्फ वाय या वाना बोलूं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूं। तो अगर ये अकेले खड़े नहीं हो सकते और इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये हमारी बातचीत में आते कैसे हैं? स्रोत एक बहुत ही मजेदार नियम की ओर इशारा करता है। निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक शब्द की पूंछ पकड़कर आते हैं, यानी वे सदैव सार्थक शब्द के ठीक बाद इस्तेमाल होते हैं। इस बात को सुनते ही दिमाग में रोजमर्रा की बातचीत के ढेरों उदाहरण आने लगते हैं। स्रोत में भी एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण दिया गया है, चाय वाय पीकर जाना। बिल्कुल। अगर हम इस वाक्य का विश्लेषण करें तो चाय तो पूरी तरह से सार्थक शब्द है। चाय सुनते ही कप, पत्ती, दूध, चीनी सब याद आ जाता है। लेकिन ये वाई क्या चीज है? दुनिया की किसी डिक्शनरी में वाई का कोई मतलब नहीं है। और ये सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है। खाना वाना, किताब विताब, पानी वानी, हम बिना एक पल सोचे इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। कड़ाई से व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो वाना या विताब पूरी तरह से अर्थहीन और निरर्थक हैं। एकदम सही। लेकिन विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में जब ऐसे शब्दयुग्म पूछे जाते हैं तो उन्हें पहचानना आना चाहिए कि पहला शब्द सार्थक है और योजक चिन्ह के बाद वाला निरर्थक। लेकिन अगर हम इसे संवाद के नजरिए से देखें तो क्या ये सच में अर्थहीन है? जब कोई कहता है किताब विताब पढ़ लिया करो, तो वो सिर्फ एक किताब की बात नहीं कर रहा होता, वो पूरी पढ़ाई लिखाई की आदत की बात कर रहा होता है। ये बहुत गहरी बात है। ये शब्द हमारी भाषा में एक प्रवाह, एक लय और एक खास तरह का लहजा जोड़ते हैं।
ये इंसानी बातचीत का वो हिस्सा है जिसे शायद मशीनें कभी ठीक से डिकोड न कर पाएं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। शब्दों की बनावट और उनके अर्थ की इस भूल भुलैया को समझने के बाद अब हम इस विस्तृत चर्चा के सबसे गतिशील हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये है विकार और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। भाषा कैसे अपने आप को हालात के हिसाब से ढालती है, ये देखना सच में विज्ञान के किसी चमत्कार जैसा है। इस रूप परिवर्तन को समझने से पहले हमें उस मूल कारण को समझना होगा जो इस बदलाव को जन्म देता है। आखिर वो कौन से तत्व हैं जो एक शांत बैठे शब्द को अपना रूप बदलने पे मजबूर कर देते हैं? हमारे स्रोत में इन्हें शब्द परिवर्तन की इकाइयां कहा गया है। ये वह उत्प्रेरक है जो बदलाव लाता है। यानी ये वो चीजें हैं जो शब्दों पर भारी दबाव डालती हैं। एक तरह से ये परिवर्तन लाने वाले कैटलिस्ट्स हैं। हाँ, और व्याकरण में ये 4 मुख्य इकाइयां हैं: लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग तय करता है कि बात पुल्लिंग की हो रही है या स्त्रीलिंग की। वचन बताता है कि संख्या 1 है या 1 से अधिक। काल समय का बोध कराता है, भूतकाल, वर्तमान या भविष्य। और कारक के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि लिंग, वचन और काल तो रोजमर्रा के जीवन में आसानी से समझ आ जाते हैं। ये कारक क्या भूमिका निभाता है? कारक दरअसल वो छोटे छोटे शब्द या चिन्ह होते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, खासकर क्रिया के साथ। जैसे ने, को, से, के लिए। जैसे अगर मैं कहूं कि राम ने रावण को मारा। बिल्कुल। यहाँ ने और को कारक हैं। ये तय करते हैं कि काम किसने किया और किस पर किया। तो ये चारों इकाइयां मिलकर व्याकरण के वो शक्तिशाली बल बनते हैं जो तय करते हैं कि कोई भी शब्द वाक्य में अंततः कैसा दिखेगा। अगर हम इन 4 शक्तिशाली बलों के प्रभाव के आधार पर शब्दों को बांटें, तो हमारे सामने भाषा के वो शब्द आते हैं जिन्हें मैं बहरूपीय कहना चाहूंगा। बहरूपीय? ये बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है आपने। हाँ, ये वो शब्द है जो हालात देखकर रंग बदल लेते हैं। व्याकरण की भाषा में इन्हें विकारी शब्द या डिक्लाइनेबल वर्ड्स। विकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल या कारण का सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही इनमें से कोई भी इकाई बदलती है, विकारी शब्द तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं ताकि वे नई स्थिति के अनुकूल हो सकें। स्रोत के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हर व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकते। भाषा में भी ऐसे जिद्दी तत्व मौजूद हैं। बात हो रही है अविकारी शब्दों की, जिन्हें व्याकरण में अव्यय भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, अव्यय से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न आते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ ही है जो खर्च न हो या जिसमें कोई कमी या बदलाव न आए। यानी ये वो शब्द हैं जिन पर इन चारों शब्द परिवर्तन की इकाइयों लिंग, वचन, काल, कारक का शून्य प्रभाव पड़ता है। एकदम शून्य। चाहे कोई भी स्थिति हो, वाक्य कैसा भी हो, बात एक व्यक्ति की हो या 1000 की, बात आज की हो या 100 साल पुरानी, ये बिल्कुल एक समान ही रहते हैं। ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। क्या इसके कुछ उदाहरण है हमारे पास? हमारे नोट्स में इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक तरफ विकारी शब्द हैं जो माहौल के हिसाब से रंग बदल लेते हैं और दूसरी तरफ अविकारी शब्द हैं जो हर मौसम में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। विकारी शब्द वाक्य में एक गति और बदलाव लाते हैं, जबकि अविकारी शब्द वाक्यों को जोड़ने और उन्हें स्थिरता प्रदान करने का काम करते हैं। और इन दोनों का संतुलन ही भाषा को इतना सक्षम बनाता है कि वो इंसान के हर जटिल से जटिल विचार को व्यक्त कर सके। यही कारण है कि जब हम भाषा के इस वैज्ञानिक ढांचे को समझते हैं तो हम केवल नियम नहीं सीख रहे होते हैं, हम ये सीख रहे होते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम अपने विचारों को कितनी बारीकी से आकार देते हैं। इसी खूबसूरत और गहरे विचार के साथ शब्दों के विज्ञान की इस शानदार भाषाई यात्रा को यही विराम देते हैं। एग्जाम प्लस की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बार एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक की गहरी पड़ताल के साथ।